गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम लोग? आज हम लोग बहादुर का पाठ वाचन आगे जारी रखेंगे। बहादुर एक नेपाली लड़के की कहानी है। विशेष रूप से ये अमरकांत जी के अपना व्यक्तिगत भी इसमें उन्होंने कुछ पिरोया है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बहादुर, इसका शीर्षक मैं अभी स्पष्ट नहीं करूंगा। जब हम लोग कहानी पूरा खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग शीर्षक स्पष्ट करेंगे कि ये शीर्षक क्यों सार्थक है, इसके सार्थकता के पीछे कारण क्या है। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था। थोड़ी देर के लिए रुकना तुम लोग। पहले हम लोग ये पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे कि सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। लेखक महोदय के ऊपर कौन सा दायित्व था? लेखक महोदय के ऊपर यही दायित्व था कि इनके सगे संबंधियों के यहाँ नौकर थे, जबकि यहाँ इनके घर पर नौकर नहीं था, कोई एक भी नौकर नहीं था। ये जब अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाते तो उनके यहाँ की महिलाओं का सुख देखकर ये सोचते कि काश ऐसा सुख हमारी पत्नी को भी मिलता। चूँकि ये भाई में छोटे थे और हमारी भारतीय परंपरा में ये एक रिवाज है, रिवाज और रियाज में अंतर है। रियाज का मतलब होता है अभ्यास और रिवाज का मतलब होता है तौर तरीका। कि जो भाई में सबसे छोटा होता है उसकी जो पत्नी होती है उसी को सारा काम करना पड़ता है, चाहे भोजन बनाना हो, बर्तन धोना हो या भोजन सभी लोगों को खिलाना हो, कपड़े धोना इत्यादि बहुत सारे काम होते हैं। तो यही इनकी पत्नी के साथ भी होता था। इनकी पत्नी का नाम था निर्मला। निर्मला काफ़ी मेहनत करती थी, सुबह से लेकर शाम हो जाते थे, फिर भी उसके काम खत्म नहीं होते थे। और फिर भी लोग ठीक है ना ऊपर से कुछ डोज भी देते थे। कौन सा डोज होता था ये तुम लोग खुद समझ सकते हो। वह सामने खड़ा था। हाँ, तो इनके ऊपर दायित्व भी था कि नौकर रखना जरूरी है, लेकिन ये नौकर रख भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास उतना इनकम था नहीं। अगर नौकर रखते तो उसका राशन खर्च, कपड़े का खर्च, दवा का खर्च इत्यादि खर्च भी तो वहन करने पड़ते हैं। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र का एक लड़का, ठीकना चकट शरीर था उसका, गोरा रंग था और चपटा हुआ उसका क्या था, मुंह था। वह सफ़ेद नेकर एक वस्त्र का नाम है, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज पहन रखा था और भूरे रंग का पुराना जूता वो पहना हुआ था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती। निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी है। इसको हम लेखिका नहीं कह सकते, ये ध्यान देना बच्चों, ठीक है। लेखिका उसे कहते हैं वह स्त्री जो लेखन कार्य करती है। यह लेखिका नहीं है, बल्कि लेखक की पत्नी ही कहलाएगी, ठीक है। लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को देखती। कौन? निर्मला। किस लिए? कि यह नौकर के लायक है और इसको अपने यहाँ पर रख लिया जाता तो अच्छा होता। मेरे जो ये सारे काम है वो थोड़ा मेरे ऊपर कुछ कम बोझ हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। निर्मला, हाँ, निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। पंच बराबर का मतलब हुआ कि चूँकि अड़ोस पड़ोस में भी नौकर थे, ये भी अब नौकर रख लेती तो उनके बराबर होते थे। उसको लेकर लेखक के साले साहब आए थे। लेखक के साले का मतलब निर्मला के भाई। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया, बहन के घर, तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चरपाइयाँ तोड़ती थी। चरपाइयाँ तोड़ने का मतलब आराम फरमाना। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। खटना मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ता था। लेखक ईर्ष्या से जल जाते थे।
लेकिन बेचारे क्या करें, ये भी तो भाइयों में क्या थे, छोटे थे, भाभीयों से कैसे बोल सकते थे। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। दोनों जून की माला, दोनों जून का मतलब हुआ सुबह शाम, जून का मतलब वक्त होता है, समय। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है, इत्यादि लेखक सोचने के लिए बेबस हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें, रखें या ना रखें। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। ध्यान से सुनना बच्चों। उस जो नेपाली लड़का था जिसकी चर्चा अभी हम लोग थोड़ा बहुत कर चुके हैं, उसका चित्रांकन कर चुके हैं, रेखा चित्र हम लोग थोड़ा सा खींच चुके हैं। उसका गोरा रंग था, चकट शरीर था, चपटा मुंह था, तो उसका वस्त्र वगैरह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वह एक नेपाली लड़का था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था, जिसको नेपाल की तराई कहा जाता है, नेपाल की तराई। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि वह लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, मतलब थोड़ा सहयोग करे, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उसके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर क्या करता, खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार एक भैंस को बहुत मारा। अब किस भैंस को मारा? जिस भैंस को उसकी माँ बेहोते प्यार करती थी। इसलिए वह क्या करता था, उससे चिढ़ता था, क्योंकि शायद माँ उससे प्यार नहीं करती थी। अगर माँ उससे प्यार करती तो वह चिढ़ता नहीं। माँ भैंस से प्यार करती थी, इसलिए चिढ़ता था। कह रहे माँ का संतान मैं हूँ, बेटा मैं हूँ, और प्यार भैंस से। माँ का मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। भैंस को खूब मारता है। अब भैंस भी देखिए जानवर होते हुए भी समझदार थी शायद। मार खाने के बाद वो कहाँ चली जाती है? भागती नहीं है, बल्कि अपनी माँ के पास चली जाती है। अपनी माँ नहीं, बल्कि ये नेपाली लड़के के माँ के पास, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। वो कुछ ही दूरी पर खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने, लौंडे का मतलब हुआ लड़का ने, उसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार के काल्पनिक अनुमान करके एक ही डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी। ठीक है, कितनी पिटाई कर दी? दुगनी पिटाई कर दी। और वहीं कराहता हुआ छोड़कर वह लौट आई। लड़के को कराहते हुए छोड़ दी। लड़का कराह रहा है मार से, ठीक है, बहुत मार खा चुका था। लड़के का मन माँ से क्या हो गया जी? फट गया। और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया, माँ से चुपके। फिर उसने घी की हंडिया में, हंडिया का मतलब होता है घड़े का, मिट्टी का बर्तन, उसी में उसकी माँ घी रखती थी, हाथ डालकर माँ के रखे कुछ रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। 2 ही रुपये निकालता है, ज़्यादा रुपया नहीं। अंत में 9 2 11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी, 6 मील, 1 मील का लगभग, 1 मील का मान होता है लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो 1.5 छका 9 10 किलोमीटर वो क्या करता है, बस स्टेशन था, वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी, वहाँ वो चला गया। वहीं पर लेखक के साले, उनकी पत्नी वगैरह से लोगों से मुलाकात होता है। अब सुनिएगा वहाँ का किस्सा। तुम्हारा नाम क्या है जी? लेखक पूछते हैं। दिल बहादुर साहब। साहब, चूँकि नेपाली लोग हा कहने में थोड़ा कतराते हैं शायद, तो वो कहता है दिल बहादुर साहब नहीं, साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। लेखक कहते हैं कि उनको ठीक याद नहीं कि उन्होंने उसको क्या हिदायती दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर को खाने पहनने को मिलता है। अब ये ध्यान देना बच्चों कि इनके घर पर आज तक एक भी नौकर नहीं था। और देखिए लेखक महोदय ने आपके सामने क्या रचना किया है। ठीक है, इसी को कहा जाता है और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। अरे नौकर की ज़िंदगी क्या सुधारिएगा आप? उसको पढ़ाइएगा तो नहीं, है ना?
अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। ये बहाना सिखाती है लेखक की पत्नी अर्थात निर्मला। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने सिखाई। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। दिल शब्द अर्थात उसका नाम तो था दिल बहादुर, लेकिन अब उसका नामकरण क्या किया जाता है? उसका नामकरण किया जाता है बहादुर। उसके नाम से दिल शब्द उड़ाने के पीछे कारण क्या है? उसके नाम से दिल शब्द उड़ाने का मुख्य कारण है कि उसके पास न तो दिल रहेगा और न ही वह अपनी माँ को याद करेगा। और जब माँ उसको याद नहीं आएगी तो वह हमारे घर ही रहेगा, हमारे घर को छोड़कर अपने घर नहीं जाएगा और हम सुख सुविधा के साथ क्या कर सकेंगे? रह सकेंगे। देखिए, लेखक की पत्नी विवेक से काम करती है, परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उदारतापूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता, मैना या पिल्ला और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते हैं। तू लोग छिपकली को क्या कहते हो? कोई लड़का पूछता है, आई अरे तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें लोग करते थे। और चूँकि नेपाली लोगों का आवाज़ थोड़ा मीठा होता है और ये था भी बालक, तो उस मीठे बात का लोग मनोरंजन भी करते थे। उससे पहाड़ी खाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। बच्चों, मैं ये बता देता हूँ कि नेपाली लोग भारत में आते हैं, उसके लिए कोई वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह नहीं बनवाना पड़ता है। नेपाल को भारत में आने की इजाज़त लेनी नहीं पड़ती है नेपाल के लोगों को। और वो हमारे देश में आते हैं तो दो तरह के काम अधिकांशतः वो करते हैं। पहला तो काम यह है कि चौकीदारी का जो काम होता है वो नेपाली लोग अधिक करते हैं, क्योंकि उनके पास ईमानदारी होती है। दूसरा है तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने वालों में नेपाली लोग आपको अधिक दिखेंगे, जैसे चाट, छोला, बर्गर, चाउमीन इत्यादि। जितने भी पेंट्री में आप नौकर देखेंगे अधिक से अधिक आपको नेपाली ही दिखेगा। पेंट्री में रसोइया का काम करते हुए इनके खाना कुछ अलग स्वाद ही रहता है। इनके बनाने का जो तौर तरीका होता है वो कुछ अलग सा होता है। वह उत्तर देता था, उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र आती थी। सबको दौड़ दौड़ कर खिलाता। लेखक के लड़के को, लेखक की पत्नी को, लेखक की भाभियाँ को, लेखक को खूब दौड़ दौड़ कर खिलाता, खूब हंसता रहता था। ठीक है, उसको ऐसा फील नहीं होता था कि हाँ मैं घर से बाहर हूँ, दूसरे के घर हूँ। उसको ऐसा लगता था जैसा मैं अपने घर में ही हूँ। ठीक है, एकदम बालक की तरह। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को ठीक है सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर देते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है, उन्होंने का मतलब लेखक ने, कि 100-150 माहवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। जबकि ये सारी बातें क्या थी बच्चों, तुम लोग खुद सोच सकते हो। जो भी हो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। बिना हाथ का सहारा लिए, सोच लेना कितना एक्सपर्ट था, कितना फुर्तीला था। ऐसा लगता था जैसे गिलहरी हो। मिनट भर में वह पेड़ की पुलाई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता। अंगीठी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, दूसरे पार्ट में। अंगीठी क्या है, आग सुलगाने का एक माध्यम। चाय बनाता, पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता था, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती थी।
निर्मला की उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब लेखक शाम को ऑफिस से घर आते, दफ्तर से घर आते, तो घर के सभी लोग उनके पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह नौकर अर्थात बहादुर अर्थात दिल बहादुर भी आता। वह एक बार लेखक की ओर देखकर सिर झुका लेता था, शायद कुछ शर्मा जाता था, धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता था। सुनिएगा कौन सा मामूली रिपोर्ट होता था। आपके क्लास में भी ऐसा होता है कि आपके क्लास टीचर से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो छोटी छोटी बातों को बताते हैं। सर वो ना बेंच पर बैठा था ना तो चोटी काट रहा था, सर वो ना बेंच पर बैठा था ना तो बेंच पर कुछ लिख रहा था। तो इस तरह की बातें वो भी करता था। बाबूजी, बहन का एक सहेली आया था, सहेली आया था, ये ध्यान देना बच्चों, लिंग निर्णय, आया था, सहेली आई थी नहीं, आया था। चूंकि उसके पास व्याकरण तो शुद्धियाँ थी, इससे पता चलता था कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। फिर क्या कहता था, बाबूजी भैया सिनेमा गया था, सिनेमा देखने गया था नहीं, सिनेमा गया था। इससे भाषागत पता चलता है कि उसके पास भाषागत जानकारी नहीं था, उसे स्कूल से दर्शन नहीं हुआ था। लेखक अपने सेंटेंसों वाक्यों के माध्यम से ये बता देते हैं कि पात्र की भूमिका क्या है, भूमिका पात्र किस स्तर का है, पात्र का स्तर। उसके बाद वह इस तरह हंसने लगता जैसे गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। वो उसकी माँ, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पोखरियाँ बिखर गई हों। लेखक उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी लेखक जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। क्यों? क्योंकि लेखक जानता था कि लेखक ये समझता था कि मैं क्या हूँ, मालिक हूँ, और ये क्या है, नौकर है। जबकि लेखक को ये भी पता होना चाहिए, लेखक देखिए स्वयं अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को यहाँ पर शब्दों के रूप में पिरोया है, बताया है, जबकि लेखक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? बहादुर हंसते हुए कहता था, नहीं तो। फिर पूछती है लेखक की पत्नी, क्यों? अब सुनिए क्या कहता है वो दिल बहादुर अर्थात बहादुर, वह मारता क्यों था? वह मारती क्यों थी नहीं, वह मारता क्यों था? इतना कहकर वो खूब हंसता था, जैसे मार खाना क्या है, खुशी की बात है। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कैसे कहते हो कि माँ के पास मैं पैसा भेजूंगा? अब सुनिएगा वो क्या कहता है, बहुत ऐसा लगता है जैसे सयाना लड़का बोल रहा हो, सयाना व्यक्ति बोल रहा हो। माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। बसखट समझते हो? इसका संधि विच्छेद करो तो पता चल जाएगा। बसखट, बंस का मतलब बांस और खट का मतलब खाट, खटिया, अर्थात बांस का बना हुआ खटिया जो बिल्कुल ही हल्का होता है। अब वो भी कैसा है, टूटा हुआ। शायद बांस टूटा है या वो रस्सी से बनता है, पतला सा रस्सी से, कैलियर से, वो रस्सी से टूटा है। और उसी पर वो बिछावन भी उसका कैसा है, फटा पुराना सा। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से छोटे बच्चों की तरह कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी क्या होती थी, झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें इत्यादि बहुत सारी चीज़ें वो निकालता था। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उस पहाड़ी गानों का अर्थ
लेखक के घर में कोई समझ नहीं पाता था, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी। मीठी उदासी का मतलब वो चाहता था कि मैं अपनी माँ के साथ रहूँ, लेकिन प्यार न मिलने की वजह से, प्रेम न मिलने की वजह से अपना घर क्या करता है, वो छोड़ देता है। ठीक है बच्चों। जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में, निर्जनता निधन जनता, अर्थात जहाँ जन न हो, जन का मतलब होता है आदमी न हो, अपने किसी पिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो, ऐसा लग रहा था। दिन मजे में बीतने लगे लेखक का हर परिवार अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करने लगा। सबको उससे सुख और आराम मिलने लगा। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। लेखक अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन और शान शौकत पर इनको सदा गर्व रहा है। अब ये मोहल्ले के लोगों को अपने से भी तुच्छ समझने लगे हैं। कौन? लेखक। देखिए, लेखक अपनी कमजोरियों को यहाँ बता रहा है कि आदमी को समय के अनुसार बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, वो तो दूर की बात है। लेखक में बहुत बदलाव आ गया है। लेखक पहले तो तुच्छ समझता ही था दूसरे लोगों को, अब और भी ज़्यादा तुच्छ समझने लगा है। ये किसी से सीधे मुँह बात नहीं करते, किसी की ओर ठीक से देखते भी नहीं थे। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट टपटे कर देते थे, लेकिन अपने बच्चे को नहीं। तुम लोगों ने भी देखा होगा, तुम्हारे माता पिता, ठीक है, जो व्यवहार होगा उनको आप देखिए, आँखिए। बहुत लोगों का ये आदत होता है कि दूसरे बच्चे को डांट देंगे, डपट देंगे मामूली गलती पर भी, लेकिन अपने बच्चे को भारी गलती करने के बाद भी लोग समझाते तक भी नहीं है। डांटना तो बहुत दूर की बात है। और उसी से लड़के क्या होते हैं, सोच लो। कई बार ऐसा यही स्थिति यहाँ भी है, और लेखक का लड़का का हाल भी तुम लोग देखना आगे चलकर क्या होता है। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के सवांग की तरह रहता है वो। किसकी तरह रहता है बच्चों? घर के सवांग की तरह। सवांग का मतलब होता है सदस्य, परिवार, मेंबर। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, और वही उन्होंने किया। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम लोगों का नेक्स्ट डे होगा। ओके, थैंक्स। इसको तुम लोग इसी तरह से रिवीजन करना, पढ़ना इसको अच्छी तरह से शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है? ओके, थैंक्स।